नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, पिछले 6 महीनों से मोदी जी का दफ्तर, मोदी जी की अहम US विजिट, अमेरिकन यात्रा की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि ये जो यात्रा है मोदी जी की, या आप यूँ कह सकते हैं कि मोदी जी के 9 साल के अब तक के प्रधानमंत्री कार्यकाल की सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट विजिट, उस पर जैसे पानी फेर दिया हो राहुल गांधी ने। यानी जो शोहरत अमेरिका में जाकर मोदी लूटना चाह रहे थे, वो शोहरत फिलहाल राहुल गांधी लूट रहे हैं। और पूरी अमेरिकन मीडिया में, चाहे वो अखबार हो चाहे टीवी चैनल हो, राहुल गांधी की आजकल ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। और राहुल गांधी वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रहे जहां वो मोदी जी का सच नहीं बता रहे, या यूं कहूं मोदी जी की पोल नहीं खोल रहे। Hatred, arrogance, you'd be sitting in a BJP meeting. Right? And I would be doing Man Ki Baat. अब राहुल गांधी ने अमेरिका में मोदी जी की मन की बात से लेकर हर बात कर दी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ईश्वर भी अगर आ जाएं तो मोदी जी उनको ये बता देंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे चल रहा है। यानी मोदी जी हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं। वो इतिहासकार को इतिहास बता सकते हैं, वैज्ञानिक को विज्ञान बता सकते हैं। और शायद जब राहुल गांधी की ये स्पीच वायरल हुई, अमेरिका में नहीं हिंदुस्तान में भी, तो मोदी सरकार के मंत्रियों को मिर्चा लग गई। ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। अब दोस्तों, सच कहूं तो राहुल गांधी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हुए। जैसे कहीं ना कहीं इस तरह की जो बातें वो मोदी के बारे में वहाँ बता रहे हैं, उनको अमेरिकन मीडिया में काफ़ी उनको जो है आप कह सकते हैं कवरेज मिल रही है। उधर जो अप्रवासी भारतीय हैं वो मोदी का सच सुनकर, मोदी सरकार की पोल जो खुल रही है उससे उनकी आंखें खुल रही हैं कि अरे हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। वो लोग जो मोदी के कभी भक्त होते थे अमेरिका में, वो आज की तारीख में राहुल गांधी को गौर से सुन रहे हैं और ये सच उनको कहीं ना कहीं चौंका रहा है। और इधर जो मोदी जी के मंत्री हैं वो राहुल गांधी के जो खुलासे हैं, ये जो बयान है, उसको लेकर जो मिर्चा लग रही है, वो बार बार गोदी मीडिया पर हमला कर रहे हैं राहुल गांधी पर। और राहुल गांधी को हिंदुस्तान की सरकारी चैनलों में भी, गोदी मीडिया में भी खूब कवरेज मिल रही है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी की अमेरिकी दौरे की कवरेज दिखाने से मना किया गया था, लेकिन मजबूरी में चलाना पड़ रहा है। बहरहाल, मैं इन सबसे परे हटकर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे साझा करना चाहता हूँ कि ये जो विज़िट है राहुल गांधी की, ये क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। 2024 के इलेक्शन को लेकर, 2024 के फाइनल को लेकर, मोदी वर्सेस राहुल या मोदी वर्सेस अपोजिशन, उस 24 के इलेक्शन को लेकर ये विज़िट क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं चंद पॉइंट आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और फिर चलेंगे टाइगर के साथ बड़ी बहस में। अब राहुल गांधी की यात्रा गेम चेंजर क्यों है? पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 ये है कि पहली बार ऐसा देखा गया है कि हिंदुस्तान का कोई विपक्षी नेता वहाँ जाए और उसको इतनी कवरेज मिले, उसको इतना फोकस मिले, इतनी इम्पोर्टेंस मिले कि मीडिया भी उसको सुनना चाह रही है। और अप्रवासी भारतीय जो इलेक्शन फंड करते हैं हिंदुस्तान में, जो पैसे वाले लोग हैं वहाँ पर भारत के, वो भी गौर से सुन रहे हैं। और लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जिस तरह का क्रेज़ 2014 में मोदी का हुआ करता था, उस तरह का क्रेज़ राहुल गांधी का है। पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोदी जी ने जब 2014 और उसके आसपास जब US विज़िट्स करी, अपना कैंपेन वहाँ पर किया, और वो न्यूयॉर्क में गए, मैनहट्टन में गए, और भी कई शहरों में गए, जिस तरह से NRIs उनकी आप कह सकते हैं बड़े शोज़ में आते थे, लोग ऐसा कह रहे हैं कि वही NRIs, उसमें से ज़्यादातर NRIs राहुल गांधी को सुनने आ रहे हैं। उसमें सिख भी हैं, इसमें पंजाबी भी हैं, इसमें बंगाली भी हैं, इसमें साउथ इंडियंस तमिल भी हैं, इसमें कर्नाटक के लोग भी हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं। जो भी वहाँ पर प्रवासी भारतीय जो कभी मोदी भक्त हुआ करते थे, उसमें से एक बड़ी संख्या राहुल गांधी के साथ आ रही है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3,
हालांकि मोदी जी ने ही अपने कैंपेन को जब वो ओवरसीज़ ले गए, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में या मिडिल ईस्ट में, तो ये सिलसिला मोदी जी ने ही शुरू किया था कि बाहर जाके अपने कैंपेन को लॉन्च करना और हिंदुस्तान में भी लॉन्च करना। मुझे लगता है कि अब ये जो कला है इसको कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से राहुल गांधी कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि जिस तरह का रिस्पांस राहुल गांधी को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि 2024 का माहौल राहुल गांधी की इन जो सभाओं में, जो अभी सैन फ्रांसिस्को में एक सभा हुई है, फिर वाशिंगटन डीसी में होनी, न्यूयॉर्क में होनी, और भी कई सभाएं उनकी लगी हुई हैं अमेरिका में, और आगे भी होंगी। वो यूनाइटेड किंगडम भी जाएंगे, वो मिडिल ईस्ट भी जाएंगे। तो ये जिस तरह से एक माहौल नरेंद्र मोदी ने तैयार किया था 2013-14 में, उसी तरह का माहौल 2023-24 में कांग्रेस तैयार कर रही है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस दिशा में सफल होते हुए दिख रहे हैं। अब टाइगर को तो आप सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन चंद सेकंड लेना चाहूँगा। एक और पॉइंट आपके साथ इम्पॉर्टेंट रखना चाहता हूँ कि मोदी या अमित शाह या मोदी सरकार या मोदी का दफ्तर, उनको इतनी बेचैनी क्यों हो रही है राहुल गांधी को जो ये कामयाबी मिल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस बार यानी 22 जून को मोदी जो जा रहे हैं अमेरिका, ये स्टेट विजिट है। अभी तक मोदी जी ऑफिशियल विजिट पे गए या वर्किंग विजिट पे गए, लेकिन पहली बार अपने करियर में पहली बार वो स्टेट विजिट पर जा रहे हैं। और सच तो ये है कि 2009 के बाद, 2009 में मनमोहन सिंह स्टेट विजिट पे गए थे, अब ये मौका मोदी जी को मिला है। और स्टेट विजिट इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें जो ऑफिशियल होस्ट होता है वो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है और कई जलसे होते हैं वहाँ पर जो राष्ट्रपति खुद जिसमें मेज़बानी करते हैं। तो इतना बड़ा मौका, इतना बड़ा इवेंट जहाँ पर मोदी जी से कहीं ना कहीं जो रोशनी है वो राहुल गांधी छीन रहे हैं। और यही चीज़ कहीं ना कहीं मोदी और उनके भक्तों को या उनके सपोर्टर्स को जो अमेरिका में उनका आयोजन देख रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। और मुझे लगता है कि ये जो पूरा खेल है, विजिट से पहले, मोदी की विजिट से पहले राहुल की विजिट, किस तरह से राहुल गांधी ने पहली बार, जो मुझे लग रहा है कि मोदी के पूरी स्ट्रैटेजी को ही, पूरी रणनीति को ही कैसे उन्होंने पलट दिया है, या यूं कहें कैसे मोदी को इतने जाल में फंसा लिया है। इस पर टाइगर से बात करते हैं। टाइगर, पहला सवाल ये है कि राहुल गांधी की ये जो आज सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग थी, उस मीटिंग को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि साहब मोदी जी जो हैं वो अगर भगवान भी सामने आ जाएं तो उनको भी समझाने मोदी जी लग जाएंगे। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने देश को, के सिस्टम को, देश की व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया है। इसमें उन्होंने इशारा जो है अडानी अंबानी की तरफ भी किया है। अब ये जो उनका जो भाषण है राहुल गांधी का, उसको लेकर बीजेपी में मिर्चा लगी हुई है और मैं देख रहा था गोदी मीडिया के चैनल चला रहे हैं कि राहुल गांधी दोबारा जो है विदेश में जाके भारत का अपमान कर रहे हैं। तो क्या ये भारत का अपमान है? क्या ये हम इसको माने कि हमारे देश के जो नेता हैं वो विदेश में जब जाएं तो विपक्ष की बात ना करें? इस पर आपका क्या टेक है? देखिए दीपक जी, सर्वप्रथम मैं ये बात बता दूं कि अब पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज हो गया है। अमेरिका के संसद में कौन क्या बोलता, ये महाराष्ट्र के गांव में भी सुनाई देता है और लोग देखते हैं, लाइव देखते हैं। कहीं भूकंप हो गया तो उसकी लाइव तस्वीरें हमारे पास आती है, मानो जैसे हमारे पड़ोस में हुआ है। तो मुझे एक बात बता दीजिए कि राहुल गांधी देश में जो विभिन्न विषयों को लेकर जो अपना मत प्रदर्शन करते हैं, वो क्या बाहर जाके उसके खिलाफ अपने ही को कॉन्ट्रिब्यूट करेंगे? जो प्रधानमंत्री हमारे देश में 1947 से लेके 2014 तक सरकारों को कोसते हैं, वो बाहर जाके कभी उन्होंने कहा कि 1947 से लेके मेरे आने तक देश में बहुत अच्छा काम हुआ? कभी प्रधानमंत्री जी ने कहा? यही नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने ये परंपरा शुरू की, भारत का अपना अंदर का रोना बाहर रोना है, अंदर की तकलीफें। यही प्रधानमंत्री है जब वो लोगों को जाके कहते थे कि भारत में भ्रष्टाचार है। यही कहते थे कि भारत में बाथरूम तक नहीं थे, देखो मेरे आने के पहले मैंने बाथरूम शुरू करवाए। यही रोते थे कि भारत में लोगों के पास अकाउंट तक नहीं थे, मैंने करवाए। ये इनका ही कहना था कि भारत में लोग सोचते थे कि भैया पुनर्जन्म यदि होता है तो भारत में जन्म नहीं होना चाहिए। ये बात कोई मैंने नहीं की, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।
विदेश में देश का प्रधान, हाँ, विदेश में जाके देश का प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए 1947 से लेकर 2014 तक की सरकारों को गरियाता है और बताता है कि इस देश में यदि कोई महापुरुष है तो मैं ही हूं, भगवान हूं तो मैं ही हूं। ये आचरण प्रधानमंत्री जी का रहा है। इन्होंने विदेश की धरती पे नहीं, अपने धरती पे भी मर्यादा और परंपराएं तोड़ी है। जब ट्रंप का अहमदाबाद में स्वागत किया तो अगली बार ट्रंप सरकार भारत के भूमि पर किसी राष्ट्राध्यक्ष को बुलाकर उसके चुनाव का प्रचार भारत की भूमि पर करना, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे भारतीय है, वोटर है, क्या ये किसी देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? वो अमेरिका का अंदरूनी मामला है कि अमेरिका की ट्रंप की पार्टी भी एनडीए का पार्ट समझ के बैठे, ये हो सकता है। और उन्होंने जो कहा वो क्या गलत कहा? क्या प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य कि नाली के ऊपर उल्टा मटका रखने के बाद सिगड़ी में यदि पाइपलाइन ले लो तो गैस जलती है? ये वाहियात और अनपढ़ किस्म का बयान प्रधानमंत्री देते हैं तो क्या विदेश में ये जाता नहीं बयान उनका? क्या विदेशी समझते नहीं इस बयान को? ये हताशा या प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैंने सैनिकों को कहा, एयर पायलट्स को कहा कि बादल है तो प्रोग्राम डिले मत करिए, सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए, बादल के आड़ में जाओगे तो रडार पे नहीं आओगे। क्या प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य सार्वजनिक रूप से किया गया भारत के लिए हंसी का पात्र, भारत हंसी का पात्र नहीं बनता? तो राहुल गांधी ने कोई गलत थोड़ी बोला। उन्हें कहा हमारे प्रधानमंत्री साइंटिस्ट भी है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर एक्सपर्ट भी है, वो इतिहास के भी जानकार है, वो बहुत बड़े सैन्य के स्ट्रेटेजिस्ट भी है। नहीं, मैं लेकिन एक चीज, क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी को जो रिस्पांस मिल रहा है सैन फ्रांसिस्को में, जो वहां पर लोग उनको सुनने आए, इसको लेकर हताशा है? देखिए, राहुल गांधी गए, कांग्रेस पिछले 9 साल से विपक्ष में है। राहुल गांधी की तो यह स्थिति होगी कि वो सांसद भी नहीं रहे, बस एक कांग्रेस के नेता है जो सांसद भी नहीं बन पाए, उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई। वो कांग्रेस में किसी ओहदे पे नहीं है, लेकिन विदेश में लोग उनको सुनना चाहते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं। तो कोई पैसा भेज के और प्लेन भेज के और चार्टर्ड करके तो लोग इकट्ठा नहीं किए गए। तकलीफ हो रही है कि उनको रिस्पांस मिल रहा है राहुल गांधी को विदेश में? यकीनन विदेश में जो भारतीय वो सुनना चाहते हैं। क्या दीपक बाबू आपको विदेशों से फोन नहीं आते? क्या आपके कमेंट बॉक्स में विदेशों से कमेंट नहीं होते? क्या आपका और मेरा प्रोग्राम विदेश में नहीं सुना जाता? कनाडा तक से लेकर ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान तक फीडबैक मिलता है। तो क्या कल हम दोनों पे भी आरोप लगाया जाएगा? पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यदि हमारे देश में हम 2 मिनट के अंदर यूट्यूब पे देख सकते हैं, तो हमारे देश में क्या हो रहा है? क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि मात्र 1% लोगों के पास इतनी अकूट संपत्ति है इस देश में? राहुल गांधी के बयान को ठीक से देखना चाहिए। राहुल गांधी ने जो वास्तविकता है वो साथ में रखी, क्योंकि राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते। राहुल गांधी जो है वस्तुस्थिति, राहुल गांधी का एक, मैं थोड़ा सा दर्शकों के लिए मैं एक चीज रेखांकित करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की जो स्थिति आज डरावनी है वो 80 के दशक में दलितों की थी। तो 80 के दशक में किसका राज था? कांग्रेस का राज था। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि भारत में उनके राज में भी दलित भी बड़ी उत्पीड़ित हुए हैं। समय के साथ साथ वो भी ठीक हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक में जब चला, कश्मीर तक, तब मुझे लोग प्यार करने वाले ज्यादा मिले, नफरत करने वाले कम मिले। तो मेरे देश में तो नफरत की दुकानें नहीं, मेरे यहाँ तो प्यार मोहब्बत की दुकानें खुलती है। ये बोला तो उन्होंने देश को महिमा मंडित किया। जो देश के बारे में बाहर कहा जाता है कि यहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है, यहाँ पे भयानक है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, देयर इज नो हेट्रेड इन माय कंट्री। जी, मुझे लोग प्यार करने वाले मिले। टाइगर, जो सवाल है, जो असली सवाल है कि जो रिस्पांस भारत जोड़ो यात्रा को मिला, जो रिस्पांस राहुल गांधी को कर्नाटक में मिला जहां उनका स्ट्राइक रेट मोदी से बढ़िया था, वही रिस्पांस उनको यूएस में मिल रहा है। क्या हम इसको माने कि राहुल गांधी का तो खैर एक ऑरा इमर्ज हो ही रहा है, क्या ये रिवाइवल ऑफ कांग्रेस है? क्या विपक्ष स्ट्रांग हो रहा है? क्या विपक्ष को एक तरह से आप कह सकते हैं जिसमें सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है,
जिसमें हम जनता दल यूनाइटेड भी ले लेते हैं, शिवसेना भी लेते हैं, एनसीपी लेते हैं, सारी पार्टियां ले लेते हैं अगर विपक्ष की, क्या विपक्ष को अब वोटर तरजीह दे रहा है? क्या भारत में अपोजिशन स्ट्रांग हो रहा है और जो सत्ता है यानी सरकार है उसकी साख नीचे आ रही है? क्या इसको हम समझें? मैं इसको रिवाइवल ऑफ ट्रूथ बोल रहा हूं, एंड द ट्रूथ प्रिवेल्स। ये सच्चाई का रिवाइवल है। जो 2014 से लेकर लगातार एक झूठा लॉलीपॉप इस देश को थमाया गया था, ये एक्सपोज हो गया है। और यही कारण है कि लगातार विपक्ष कोई भी हो, कितना भी छोटा रीजनल दल हो, शिवसेना जैसा महाराष्ट्र तक सीमित रहने वाला एक रीजनल पार्टी, उसके टुकड़े करने पे भी वो और ज्यादा स्ट्रांगली उभरता है। ये इस बात के इंडिकेशन है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। आप झूठ परोसो, अच्छा लगता है कुछ देर के लिए, लेकिन जनता जनार्दन के दरबार में जब झूठ एक्सपोज हो जाता है तब पता पड़ता है कि आप रोजगार दे रहे हो, लेकिन पकौड़े तलने वालों के भी रोजगार बोल के रोजगार दे रहे हो। तो इस देश में तो बेरोजगार कोई नहीं दीपक भाई, कोई मरता तो नहीं है। भीख मांगने वाला भी तो रोजगार है, वो भी तो शाम को 100 रुपए लेके ही जाता है घर। तो जो लोग बेरोजगारी की परिभाषाएं बदले, जो लोग समृद्धि की परिभाषाएं बदले, जो लोग विश्वगुरु होने की परिभाषा बदले, जो लोग सबसे बड़ी इकोनॉमी होने की परिभाषा बदले, 81 करोड़ लोग सरकारी भीख पे जिंदा है और हम सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का दावा करते हैं। यह हास्यास्पद नहीं है? क्या दुनिया में लोग सब का मतलब सिर्फ अंधभक्त भरे हैं क्या? दुनिया में लोग सोचते, इस देश में लोग सोचते, इस देश में भी अंधभक्तों की एक लिमिटेड फौज है। क्योंकि गोदी मीडिया साथ में है तो वो थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ होता है जी। लेकिन गोदी मीडिया साथ हो, आपका पूरा प्रोपेगेंडा मशीन साथ हो, सब कुछ साथ होने के बाद, पन्ना प्रमुख से लेके आपकी स्ट्रेटेजिस्ट और चाणक्य जिसको मैं जुगाड़ू कहता हूं, ये सब होने के बाद भी कर्नाटक में जो हश्र हुआ, दिल्ली में जो हश्र हुआ, हिमाचल में जो हश्र हुआ, 2018 से लेकर 2023 तक 31 राज्यों में से सिर्फ 6 राज्यों में चुनाव जीत के बाकी राज्यों में जो हश्र हुआ, वो क्या इंडिकेट करता है? कहीं तो लोगों को सच्चाई बताइए आप, कहीं तो लोगों को सामने चीजें लाइए जी। किसको सच माने हम? मणिपुर जल रहा है, मुख्यमंत्री कह रहा है कि 40 आतंकवादी मारे हमने, और हमारे आर्मी, हमारे जो सेनापति है, जो कंबाइंड फोर्सेस के जनरल है चौधरी, वो कहते हैं कि जातीय संघर्ष है, उसमें कोई आतंकवादी नहीं था। किसको सच मानेंगे हम? उन लड़कियों के वजह से क्या देश की इज्जत, आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ओलंपिक विजेता, हमारी ओलंपिक की मेडल लेने वाली लड़की किसी भी देश में जाए तो उसे सम्मान की दृष्टि से देखेगा, क्योंकि ओलंपिक ये पूरे विश्व का खेलकूद का एक प्रतियोगिता है। वहां गोल्ड मेडल मिलने वाली कितने भी किसी भी देश की हो, सब देश के लोग उसको सर आंखों पे उठाते हैं। हमारे देश में ओलंपियंस का शारीरिक शोषण होता है और सत्ता पार्टी में रहने वाले एक सांसद द्वारा होता है, तो सरकार मौन है। क्या इससे देश की बेइज्जती नहीं होती? प्रधानमंत्री माने भारत नहीं हुए, प्रधानमंत्री को सबसे पहले यह दायित्व प्रधानमंत्री का है कि वो अपने देश की गरिमा रखे, और अपनी देश की गरिमा संभालने के लिए उन्हें स्वयं अपनी गरिमा संभालना पड़े। जी। जो प्रधानमंत्री 700 किसान मरने पे ये कहे कि मेरे लिए मरे क्या, विश्व हंसता होगा उस पे। टाइगर, मेरा इसी कड़ी में आखिरी सवाल है और मुझे लगेगा कि संक्षेप में मैं उसका जवाब भी चाहूंगा। आज बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई और मेरी अमेरिका में भी कुछ लोगों से बात हो रही थी। उनका ये कहना था कि सैन फ्रांसिस्को के जिस हॉल में राहुल गांधी का भाषण हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो अप्रवासी भारतीय एक दूसरे को जानते हैं, उनका ये कहना था कि जो लोग मोदी की रैली या मोदी की सभाओं में जाते थे सुनने, वो लोग अब राहुल गांधी को सुनने आ रहे हैं। अगर इस तरह का ट्रेंड है कि मोदी को जो सुनने आते थे वो अब राहुल गांधी को सुनने आते, ये जो बदलाव है, ये बदलाव जो कर्नाटक से लेकर बैंगलोर से लेकर अमेरिका तक दिख रहा है, इसका संकेत क्या है कि आने वाला समय, चाहे वो छत्तीसगढ़ चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, या कुछ महीनों के बाद फिर 2024 का चुनाव, ये संकेत क्या देता है? ये जो बदलाव है,
कि मोदी के प्रति जो लोग बहुत उम्मीद के साथ मोदी को सोच रहे थे 2014 में, वो अब मोदी से छिटक कर वो विपक्ष की तरफ जा रहे हैं। और अगर ऐसा बदलाव है तो हम 2024 को इस बदलाव के संदर्भ में कैसे देखें? यह मोह भंग है, बदलाव नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को 60 साल तक सत्ता में रखा। ये वही लोग हैं जो मनमोहन सिंह के 10 साल भी इन लोगों ने देखे, लेकिन उस 10 साल में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे और एक सुनामी उठाई गई इस देश में और एक विकास का मॉडल गुजरात का बेचा गया, तो लोगों ने वो खरीद लिया। अपेक्षाएं होती है आदमी को, निरंतर आगे जाने की अपेक्षाएं होती है। हमारी और आपकी भी अपेक्षाएं होती है कि निरंतर आगे जाएं। उन्हें लगा जो विकास इन्होंने 10 साल में किया उससे भी ज्यादा दुगना विकास करने वाला है। एक साल में 5 करोड़ लोगों की जवाब मिलेगी, 100 दिनों में महंगाई खत्म होगी, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। क्या क्या नहीं लोगों ने सोचा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोगों का मोह भंग हो गया, अपेक्षा भंग हो गया। फिर पुलवामा का अटैक हुआ, लोगों को लगा देश संकट में है, साथ देना चाहिए, लोगों ने दिया। उसके बाद पता पड़ा कि यह संकट भी मैनमेड संकट था, सरकार क्रिएटेड संकट था, खासकर सत्यपाल मलिक के आरोपों के बाद। अब देश की जनता हिल गई है, हतोत्साहित नहीं हुई है, वो अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रही है कि हम कैसे लोगों के पीछे लगे हैं, कैसे लोगों पे हमने विश्वास रखा कि जो हमारे देश के सैन्य को भी शहादत करवाने के लिए मजबूर करते चुनाव जीतने के लिए। यदि सत्यपाल मलिक के आरोपों में दम है तो मैं बात कर रहा हूं, ये आरोप उनके आरोपों को लेके सरकार ने उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम जो है वो घड़ी जो है कह रही है कि आखिरी क्वेश्चन 1 मिनट बचा है। सवाल मैं फिर से दोहराऊंगा और ब्रीफ में आंसर। क्या 2024 एक बहुत बड़ा चैलेंज मोदी के लिए है और मोदी 2024 गंवा भी सकते हैं? क्योंकि जो दृश्य हमें बेंगलोर में दिखे थे वही हमें अमेरिका में भी दृश्य दिख रहे हैं। अमेरिका के लोग वोटिंग तो नहीं करते, लेकिन एक परसेप्शन जरूर बनाते हैं। रोज अपने शो में हम आखिरी सवाल यही पूछते हैं कि 2024 का क्या होगा। और मैं वही जगह पे बैठा हूं, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी जी नहीं हूं, या मैं भाजपा वाला नहीं बन सकता कि इधर एक बात करो और उधर एक बात करो। मैं आज भी उसी स्टैंड पे हूं। दिन ब दिन रोज एक दिन जाता है और 2024 नए संकट लेके बीजेपी के लिए आता है। वर्तमान सरकार के लिए हर दिन नई परीक्षा है और हर दिन 2024 की जीत दूर जाती हुई दिखाई देती है। जी टाइगर, आपका जो इस तरह से आपने आज बताया कि अमेरिका में क्या था और उसके बाद आपने उसको जो 3 राज्यों में चुनाव है उसके लिए भी आपने कहा कि भाई अच्छी खबर जो है मोदी जी के लिए और अमित शाह के लिए नहीं है। मतलब अगर मैं आपको समझूं जिस तरह से आप मध्य प्रदेश समझ रहे हैं, मैं चुनाव को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, आज राजस्थान मोदी जी गए थे और वहां पर थोड़ा सा काफी विरोध भी हुआ, सड़कों पे लिखा गया गो बैक मोदी लिखा गया वहां पर अजमेर में। तो तैयारी तो मोदी कर रहे हैं, लेकिन जो खबरें हमारे पास छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आ रही हैं, मुझे लगता है कि टाइगर जो आप कह रहे हैं कहीं वो सच ना हो जाए कि 2024 का फाइनल मोदी जी के हाथ से ना निकल जाए। बहरहाल आप आए, आपने प्रकाश डाला, रोशनी डाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही जिंदा दिली के साथ, ऐसे ही निर्भीकता, निडरता के साथ, बेखौफ होकर ऐसे ही आप जैसा टाइगर दहाड़ता रहे। मुझे लगता है गोदी मीडिया के आगे एक शेर काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया।